हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्समैन। आज हम क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई ने जो टर्म 2 के सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं उसमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैं ऑलरेडी सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेक्शन सी। The internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. And you have to take pi is equal to 22/7. आपको बोला एक स्फेरिकल शेल है, शेल यानी कि अंदर से होलो है, ठीक है, और वो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इंटरनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी कुछ थिकनेस होगी बट अंदर से ये हॉलो होगा, ठीक है, बिल्कुल खोखला होगा। इसे मेल्ट किया जाता है और इससे एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर यानी कि पूरी तरह से कैसा होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है, अंदर से खोखला नहीं होगा। और उस सिलेंडर की डायमीटर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अगर ये हमारा स्फेरिकल शेल है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इंटरनल रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमने इससे सॉलिड सिलेंडर बनाया है, ठीक है, स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके, और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, जब हम किसी भी चीज को, किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं और दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, let us take it as R1 which is equal to 3 centimeter and external radius लिख लेते हैं, external radius that is R2 is equal to 5 centimeter. Okay, also radius of cylinder हमें फाइंड करनी पड़ेगी, that is हम R ले लेते हैं which is diameter का half, that is 14/2, 7 centimeter. Okay, now we can say volume of spherical shell will be equal to volume of cylinder. Okay, as I told you earlier कि जब भी हम कोई सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि अंदर से ये हॉलो है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r² h। नाउ वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर 4/3 पाई r2³, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल रेडियस कौन सी है, r2, माइनस 4/3 पाई r1³, इंटरनल रेडियस r1 है, इज इक्वल टू पाई r² h, दैट इज 4/3 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। r2³ माइनस r1³ बच जाएगा, इज इक्वल टू पाई r² h, पाई से पाई कैंसिल, ओके, 4/3 it will be r2³ 5³ एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू r² यानी कि 7 into 7 और into h we have to find h.
This implies 4 by 3 into 125 minus 27 is equal to 7 into 7 into h. ओके, हम 7 into 7 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में हमें कैंसिल आउट करने के लिए इजी रहेगा. 125 minus 27 it will be 98 और 7 into 7 को हम ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आते हैं, it will be in denominator और यहाँ पे आ जाएगा h. ओके, 7 से कैंसिल कर लेते हैं. 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14. So h will be equal to 8/3 centimeter, or we can say 2 complete 2 by 3 centimeter. ओके, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, what is the formula? 2 pi r h plus r. Okay, so 2 into pi is 22 by 7, radius of cylinder is 7, and h plus r, that is 8 by 3 plus 7. 7 से 7 cancel, 44 into 3 7 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21, 21 plus 8 29 by 3. This is equal to 1276/3 centimeter square, or we can say 425.33 centimeter square. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जब कोई टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस एंगल इट विल बी सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर. यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट्स सेंटर से इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, इस एंगल के सप्लीमेंट्री होगा. यानी कि इन दोनों के एंगल का सम सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होगा. ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ए बी सी एंड सेंटर इज ओ. सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल ओ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैरीज अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें गिवन, टू प्रूव और फिगर, इसके भी मार्क्स होंगे हमारे. ठीक है, तो गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन ए बी एंड ए सी are the two tangents to a circle with center O. ओके, ये हमारा गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी. ठीक है, इन दोनों का सम हमें 180 लिखना है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है, और ये हमारा ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. वी कैन राइट हियर ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. So we can write angle A plus angle B plus angle O plus angle C is equal to 360 degree using angle sum property of a quadrilateral. ठीक है, एंगल A हमें नहीं पता, but angle B is 90 degree. एंगल O हमें नहीं पता, but angle C is also 90 degree is equal to 360 degree. We can write the radius is always perpendicular to the tangent at
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री is equal to 360 degree. That is angle A plus angle O is equal to 360 degree minus 180 degree. Okay, so we can write angle A plus angle O is equal to 180 degree. ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि हमारे जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल ओ, उनका सम 180 है, दैट इज दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही और पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और टीपी एंड टीक्यू टू टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, टी इनका एक्सटर्नल पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, हम नेमिंग कर देते हैं, लेट अस टेक दिस एंगल एज एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है बार बार एंगल को देखना उसका नेमिंग करने के बाद। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिखना होता है इसमें। ठीक है, तो क्या गिवन है, टीपी एंड टीक्यू आर द two tangents to a circle with center O. Okay, now to prove, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, दैट इज पी टी क्यू एंगल हमारा क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नाउ प्रूफ, प्रूफ में हमें पता है ये जो टी पी क्यू हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसमें टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। ओके, वी कैन राइट इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। रीजन क्या देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 10.2 है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू अ सर्कल, तो वो इक्वल होते हैं लेंथ में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टीपी और टीक्यू इक्वल है, और टीपी और टीक्यू इक्वल है तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन हमारा आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारी साइड्स इक्वल हों किसी ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो वी कैन राइट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी in triangle TPQ. So we can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों सेम है, सो हम दोनों को ही एंगल 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों में ही एंगल 1 लिख लिया यूजिंग, अगर हम इस इक्वेशन को नाम 1 दे दें, सो यूजिंग 1। okay, using equation 1, so 2 times of angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. अब अगर हम ध्यान से देखें, ये एंगल 1 जो है ये कैसे फाइंड करेंगे हम,
ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एंगल 1 और 4 इन दोनों का सम कितना होगा, ये पूरा एंगल हमारे पास होगा 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम, और वी कैन से एंगल ओ पी टी ये कितना है 90 डिग्री, दैट इज एंगल 1 प्लस 4 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 4, बोल सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ से हम एंगल 4 को ट्रांसपोज करके इधर ले आए, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, सो वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था, एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, दैट इज वी कैन राइट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था कि एंगल PTQ जो है वो एंगल OPQ का 2 टाइम्स है। सबको समझ आ गया? ठीक है, सो वेरी इजी, बस हमें दोनों थ्योरम्स का यूज करना है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी वेटेज भी 4 मार्क्स की है, इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी 1 हमारी है, trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellites. आपको बताया trigonometry किस तरह से navigation में help करती है, चाहे वो land हो, sea हो या air हो। ठीक है, तो जीपीएस जो होता है, रेडियो सिस्टम जो होता है, वो भी हमें सैटेलाइट्स की हेल्प से अर्थ पर हमारी पोजीशन बताने में हेल्प करता है। अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring the angles or slopes tilt. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. आपको बोला है गार्ड है जो कि एक लाइट हाउस पर खड़ा है, और इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है 240 मीटर्स। ठीक है, 240 मीटर के लाइट हाउस के टॉप पर खड़ा है और अपने क्लिनोमीटर की हेल्प से, क्लिनोमीटर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रोटेक्टर के जैसा। ठीक है, यहाँ सेंटर पे एक थ्रेड लगा होता है एक वेट के साथ, और इस पाइप के थ्रू हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो कितने एंगल पर है, ठीक है, इससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ सारे एंगल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर थ्रेड पॉइंट करेगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होगा। तो हमें बोला गया है कि जब वो इस बोट को देख रहा है गार्ड, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, दैट इज ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हॉरिजॉन्टल हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिए। तो हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, मेक अ लेबल्ड फिगर on the basis of given information and calculate the distance of boat from the foot of the observation. ठीक है, हमें एक इसका फिगर बनाना है और कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ दिस बोट, इस बोट का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लेट अस टेक ए बी एज द टावर एंड लेट सी इज द पोजीशन ऑफ द बोट। ठीक है, दिस इज 240 मीटर। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, सो दिस एंगल विल ऑल्सो 30 डिग्री, सो वी कैन राइट लेट ए बी be the tower and C be the position of boat. Okay,
नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है BC। ठीक है, तो BC फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, एंगल B आपका 90 डिग्री का होगा। लेट अस टेक BC इन न्यूमरेटर एंड AB जो हमें गिवन है वी कैन टेक इट इन डिनोमिनेटर। तो BC फॉर एंगल 30 डिग्री, BC आपका क्या होगा, बेस, और AB आपका है परपेंडिकुलर। दैट इज बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, कॉट ऑफ एंगल 30 डिग्री। दिस implies BC upon 240 is equal to under root 3। cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है under root 3। So BC is equal to 240 under root 3 meters। ठीक है, तो this is the distance of the boat from the foot of the tower। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ इसी का ही सेकेंड पार्ट क्या है, after 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240 under root 3 minus 1 मीटर। ठीक है, तो क्या बोला है कि 10 मिनट्स के बाद गार्ड ने देखा कि बोट जो है वो टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, इस तरह से मान लो उसकी बाद में पोजीशन यहाँ से C से वो D पर आ गई। ठीक है, AB हमारा टावर है, ये एंगल 30 डिग्री हमने लिया है। ठीक है, और ये 240 मीटर है। तो ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया कितना कम हो गया, पहले हमारा वो डिस्टेंस था 240 अंडर रूट 3। ठीक है, अब उसने डिस्टेंस कितना कम कर लिया, 240 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, इतना उसने कम कर लिया। ठीक है, तो हमें बताना है ये नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये तो 30 डिग्री था, तो कैसे करेंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। मान लो ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड लाइट हाउस इज इक्वल टू, बोट और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले था 240 अंडर रूट 3 हमने देखा, अब उन्होंने बोला है कितना कम कर दिया, 240 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, सो इट विल बी 240 अंडर रूट 3 माइनस 240 अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 240 इंटू 1 इज 240, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 240 मीटर। यानी कि इतना डिस्टेंस बचा है अब, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 240 मीटर। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इस ट्राइंगल में वी कैन राइट AB अपॉन BD। ठीक है, AB हमारा परपेंडिकुलर है थीटा के लिए और BD हमारा बेस है, दैट इज tan ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो AB हमारा 240 है और BD भी 240 है, इज इक्वल टू tan थीटा। 240 से 240 कैंसिल, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1, और tan थीटा 1 कब होता है, एट tan 45 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ऑन कंपैरिजन वी केम टू नो दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस पेपर इज case study 2, question number 14. Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of chest, arms and shoulders, support required from other muscles helps to toning up the whole body. आपको बोला है कि पुशअप बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और हर एथलीट को हर स्पोर्ट्स में आपके लिए ये पुशअप्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जब पुशअप करते हैं तो हमारा ज़्यादातर टारगेट होता है किस किस के मसल्स पर, चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर्स। पुशअप्स करते वक्त हमारी बॉडी को और मसल से भी हेल्प चाहिए होती है ताकि हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकें। तो हमें बोला है नितेश wants to participate in push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. नितेश एक लड़का है जो कि पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो अभी 3000 पुशअप कर रहा है 1 आवर में,
बट वो क्या अचीव करना चाहता है टारगेट, कि वो 1 घंटे में 3900 यानी कि 3900 पुशअप्स करे। तो हर रोज प्रैक्टिस करने के साथ जब वो प्रैक्टिस करता है वो पिछले दिन से 5 पुशअप ज्यादा कर पाता है 1 घंटे में। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट डे 3000 किए तो अगले दिन करेगा 3005, देन नेक्स्ट डे 3010। ठीक है, so if one first day he practices, he make 3000 push-ups, continues to practice regularly till his target is achieved। अब वो तो पहले दिन 3000 पुशअप्स किए और रेगुलरली पुशअप्स कर रहा है और अपना टारगेट अचीव करने के लिए डेली 5 पुशअप ज्यादा कर रहा है। ठीक है, कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस सिचुएशन को ध्यान में रख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। इसमें भी दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और दोनों 2 मार्क्स के हैं। कि हमें इन पुशअप्स के लिए एक पहले इसकी जो सिचुएशन दी है एक एपी फॉर्म करनी है। हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे ऑफ हिज गोल इज अकम्प्लिश। और हमें बताना है कितने दिन उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जबकि उसके गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता। तो सबसे पहले एपी कैसे बनाएंगे, फर्स्ट डे वो कितने पुशअप्स कर रहा है 3000। ठीक है, बाय द गिवन सिचुएशन वी कैन राइट 3000 फर्स्ट डे, then 3005, then 3010 and so on। लास्ट में वो कितना करे 3900। ठीक है, सो यहाँ पर here first term a is equal to 3000, कॉमन डिफरेंस d is equal to 5 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो an है लास्ट टर्म वो कितनी है यहाँ पे 3900। ठीक है, तो कितने डेज प्रैक्टिस करना है हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड n here। ठीक है, we can write an is equal to a plus n minus 1 into d, that is an 3900 is equal to 3000 plus n minus 1 into d is 5। 3000 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 3900 minus 3000 is equal to n minus 1 into 5। okay, it will be 900 is equal to n minus 1 into 5। डिवाइड कर देते हैं, 900 डिवाइड बाय 5 is equal to n minus 1। it will be 5 ones are 5, 5 8s are 40 and 0, 180 is equal to n minus 1, that is n is equal to 180 plus 1, that is n is equal to 181। अब हमें बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस, कितने दिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिफोर द डे ऑफ हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, कि उसका गोल पूरा होने से पहले। तो हम क्या बोलेंगे कितने दिन वो प्रैक्टिस करेगा, हम एक दिन जो उसका लास्ट डे है एक्सक्लूडिंग लास्ट डे उसको हटा देंगे। सो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा 181 minus 1, that is 180 days। ओके, तो इतने दिन प्रैक्टिस करके वो अपना गोल पूरा कर सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। अब हमें बताना है कि जब तक उसने अपना गोल अचीव नहीं किया 3900 पुशअप्स कंप्लीट करने तक उसने टोटल कितने पुशअप्स कर लिए। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सम टोटल। ठीक है, तो वी कैन राइट एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों टर्म्स पता है, ये इजी रहेगा हमारे लिए। तो कितने दिन वो प्रैक्टिस कर रहा है 181। ठीक है, अपॉन टू, अब यहाँ 181 लेंगे, 180 नहीं लेंगे, टोटल डेज उसको अचीव करने के लिए 181 यूज हो रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारी है 3000 प्लस एल इज 3900। ठीक है, सो वी कैन राइट 181 अपॉन 2 इंटू 6900, कैंसिल कर लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 181 इंटू 345 and on multiplication we get 624450। so total इतने पुशअप्स वो करेगा in 181 days। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन लेकर आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम और सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक बाय स्टूडेंट्स।